क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसका अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में आप दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक मिनरल्स और दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले खनिज क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जो किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। जैसे आप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में लोहा, एल्यूमिनियम ऐसी धातुओं से बने हुए कोई ना कोई आइटम आपके घरों में होंगे। ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ से ऊपर पट्टी की सतह जो है विभिन्न खनिजों के योग से बनी हुई है। ठीक है, तो ये सभी जो पदार्थ हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। क्यों? क्योंकि ये छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी इमारत, जहाज तक सभी किसी न किसी रूप में खनिजों के बने होते हैं। इन्हीं के द्वारा रेल, सड़क, औजार, मशीनें, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जो कुछ भी आप देखते हैं नियर बाई में, आपके पेन की पिन से लेके, ठीक है, आपके भोजन का अवयव, नमक तक, ये सब खनिज हैं। ठीक है, आपका जो दंत मंजन है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अपघर्षक खनिज होते हैं, जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फेट। ये किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। तो आप यहाँ से ये वाला पोर्शन भी पढ़ सकते हैं। इसमें कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आप देखते हैं आपकी टूथब्रश पेस्ट की ट्यूब जो है वो भी पेट्रोलियम से बनी होती है, उसी से जो प्लास्टिक मिलता है। तो ये एक नॉर्मल आपके लिए इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, कि रोज़मर्रा के जीवन में कोई ना कोई खनिज हमारे जीवन में काम आता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे कुल जो भोजन होता है, पौष्टिक जो उपयोग हम करते हैं वो 0.3% खनिजों से ही प्राप्त होता है। यदि ये ना हो तो जो 99.7% हम भोजन प्राप्त करते हैं, हम उसको यूटिलाइज करने में असमर्थ होंगे। यानी खनिजों का हमारे भोजन में भी महत्वपूर्ण उपयोग है। अब बात करते हैं कि खनिज एक्चुअल में क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, फिक्स होता है वो। ठीक है, खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ खनिज कठोर होते हैं, जैसे हीरा सबसे कठोर खनिज है। कुछ खनिज नरम होते हैं, जैसे चूना पत्थर, ये एक नरम खनिज है। अब इनमें इतनी विविधता क्यों है? तो वो ये अलग अलग टाइप से बने होते हैं और अलग अलग चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, तो चट्टान जैसे कुछ खनिज जो हैं वो चट्टानों के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं। जैसे चूना पत्थर, ये केवल एक ही खनिज से बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही खनिज केवल एक ही खनिज से बनी हुई चट्टान कौन सी होती है? तो वो चूना पत्थर है। और चूना पत्थर किस उद्योग में काम आती है? तो वो सीमेंट बनाने के काम आती है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। अभी तक कितने खनिजों की खोज हुई है? तो 2000 से ज़्यादा खनिजों की पहचान की जा चुकी है। खनिजों को आप कैसे बांटेंगे? तो खनिजों को आप रंग के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चमक, घनत्व और उसमें पाए जाने वाले क्रिस्टलों के आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ये इनके वर्गीकरण के आधार होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये है कि खनिज जो है वो सीधे रूप में नहीं मिलते। ज़्यादातर खनिज हमें एस्क के रूप में यानी और के रूप में मिलेंगे, कच्चे रूप में। और का मतलब है कच्चा रूप। खनिज ज़मीन से हमें कच्चे रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं। तो खनिज ज़मीन में ऊपर पट्टी पर विभिन्न शैलों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये 1 अंक में, 3 अंक में या 5 अंक में भी आपसे पूछा जाएगा। तो नंबर 1 यहाँ से क्या सीखना आपने कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक्स, और कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनमें खनिज दरारों में, उनके जोड़ों में, उनके भ्रंशों में और विद्रोह में मिलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे जमाव उनकी सिराओं के रूप में मिलते हैं। जैसे हमारे बाल होते हैं, इतनी पतली पतली सिराओं के रूप में वो एक बड़ी परत के रूप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है,
इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में होते हैं और ये धीरे धीरे दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेल दिए जाते हैं और ठंडा होकर ये वहीं पर जम जाते हैं। यानी इग्नियस रॉक्स में और कायांतित रॉक्स में ये जो मिनरल्स हैं ऐसे बनते हैं। अब इनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये इसी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाएगा कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में कौन से खनिज मिलेंगे। तो वे हैं जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा यानी लेड। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं, यानी जिसमें लेयर्स होती हैं, यानी जिसमें संस्तर यानी परत मिलती हैं। इनका निर्माण अक्सर तीज परतों के यानी इनके बीच में होगा, ये चट्टान लेयर्स के बीच में। ठीक है। तो परतों में इनके निक्षेप यानी जमाव, संचयन, इकट्ठा होना और जमाव के परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कोयला, पेट्रोलियम, लोहोएस्क। ठीक है। इस प्रकार के खनिज इनमें मिलते हैं। यहाँ से भी आप ये टेबल पढ़ सकते हैं कि खनिज क्या हैं, खनिज धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ऊर्जा खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है। इनको आप आगे जाकर दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे मुख्य रूप से। एक है लोहयुक्त धात्विक खनिज जिसमें लोहा मुख्य होता है यानी लोहे का अंश होता है, जैसे लोह एस्क यानी आयरन और मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। ये हैं लोहयुक्त खनिज यानी लोहा भी है और इसमें धातु भी है। दूसरे हैं अलोहयुक्त धात्विक खनिज यानी धातु तो है, मेटल तो है उसमें कोई ना कोई, लेकिन लोहा नहीं है, जैसे कॉपर यानी तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो ये दूसरा टाइप्स हो गया, यानी धात्विक तो है लेकिन इसमें लोहा नहीं है। तीसरी सब कैटेगरी हम बना सकते हैं, इन्हीं में से एक होते हैं बहुमूल्य खनिज, प्रीसियस मिनरल। अब इनमें मेटल तो है लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाए जाने के कारण इनकी कीमत ज़्यादा होती है, जैसे सोना, गोल्ड, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम आदि। दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज जिसमें कोई भी धातु नहीं होती, जैसे अभ्रक यानी माइका, नमक, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, चूनासम यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन, संगमरमर यानी मार्बल और बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन जिससे लाल किला बना हुआ है, मार्बल संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है। तो इस टाइप्स के खनिज। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ऊर्जा खनिज, वे खनिज जो हमें एनर्जी देने के काम आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी। तो इस प्रकार से भी आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे चैप्टर में यही सारा आपका कवर होने वाला है। नेक्स्ट आता है कि जो खनिज हमें सामान्य रूप से एस्को के रूप में पाए जाएंगे। कुछ खनिज ऐसे भी होंगे जो एक तत्व के बने होंगे, कुछ मिश्रित होंगे। ठीक है। कुछ ऊष्मा के दबाव और ताप के कारण वो परिवर्तित हो जाते हैं। अवसादी चट्टानों में कुछ और खनिज भी मिलते हैं जिनमें जिप्सम, पोटास, नमक यानी साल्ट, ठीक है, और सोडियम आदि ये मिलते हैं। इनका निर्माण कब होता है? इनका निर्माण होता है शुष्क प्रदेशों में जहाँ वाष्पीकरण के कारण पानी उड़ जाता है और ये जो तत्व हैं ये वहाँ पर रह जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप कह सकते हैं कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, आपसे अलग अलग टाइप्स के खनिज पूछे जाते हैं कि चिराओं में कौन से मिलते हैं, परतदार चट्टानों में कौन से मिलते हैं, अपघटन से कौन से मिलेंगे। अपघटन का मतलब कि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात एस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं जिनके कारण खनिजों का निर्माण होता है। उनमें एक प्रमुख है बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम जिससे हवाई जहाज़, रेल के डिब्बे, बस का फरस ये सब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में मिलते हैं, यानी ऐसे कोई पहाड़ी है और उनके बीच में यहाँ पर बीच में डिपॉजिट हो जाएंगे ये उनके तल पर, तो इनको बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये भी, प्लेसर निक्षेप। ये जलोढ़ जमाव के कारण होते हैं, यानी पहाड़ से जो सिल्ट नीचे आ जाता है वहाँ पर ये जमेंगे। इनमें ज़्यादातर वे खनिज होते हैं जो पानी से घर्षित यानी पानी में नहीं घिसते हैं, जो पानी से नहीं घिसेंगे, जैसे गोल्ड, कॉपर,
टीन, प्लेटिनम, सोना चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि खनिज हमें महासागरीय जल में भी मिल सकते हैं। इनमें ज़्यादातर वे खनिज होते हैं जैसे नमक, मैग्नीज, ब्रोमाइन और महासागर की तलहटी पर मैग्नीज की ग्रंथियाँ, नोड्स आप इनको कह सकते हैं, ये मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रैट होल खनन क्या होता है। रैट माने होता है चूहा, और जैसे आपने देखा होगा चूहा जो है वो बिल कर लेता है, तो इसी प्रकार से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो जनजातियां हैं वे खनिजों का खनन वहाँ पर स्वामित्व जो है व्यक्तिगत और समुदाय को प्राप्त है। हालांकि भारत में जो खनिज है वो ज़्यादातर राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निकासी की अनुमति केवल सरकार को है। लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सरकारों ने समुदाय और व्यक्तिगत भी थोड़ी बहुत परमिशन दी गई है, तो वो रैट होल खनन के माध्यम से इनका निकासी करते हैं खनिजों की। जैसे मेघालय में कोयला, लोहा, एस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट इनके विशेष निक्षेप हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि मेघालय में कौन से खनिज मिलते हैं। वहाँ पर जोवाई और चेरापूंजी, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। कोयले का खनन परिवार के सदस्य एक लंबी संकरी सुरंग बनाकर करते हैं, जिसे कहते हैं रैट होल खनन। चूहे की तरह से हॉल करके खनन करना, ठीक है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रिया को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में यदि हम खनिजों का वितरण देखें तो उसका आपने वर्णन करना है। वितरण का मतलब कि खनिज कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर ही और भारत में भी खनिजों का वितरण बड़ा ही असमान है, ये हर स्थान पर नहीं मिलते। मोटे तौर पर यदि भारत में देखें तो ज़्यादातर खनिज प्रायद्वीपीय पठार यानी जो भारत का दक्षिणी भाग है उसके उत्तर पूर्वी से छोटा नागपुर पठार में, मध्य भारत में और दक्षिण की कर्नाटक पेटी के आसपास हमें खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर धात्विक खनिज, कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक ये सब हमें मिलते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी भागों पर हमें तेल के भंडार मिलते हैं, यानी जो भारत का गुजरात का कोस्ट है इस वाली बेल्ट के अंदर यहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं। और पूर्वोत्तर में जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वहाँ पर भी आसाम घाटी में तेल के भंडार मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवसादी चट्टानों का निक्षेप हुआ है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर कुछ एलो युक्त खनिज पाए जाते हैं जैसे जिप्सम, सॉल्ट आदि। उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है इसमें खनिजों का अभाव है, ये खनिज विहीन है क्योंकि ये जलोढ़ निक्षेपों का बना हुआ है और भूगर्भिक जो यहाँ की संरचना है वो खनिजों के अनुकूल नहीं है, यहाँ पर जलोढ़ जमाव हुए हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत के पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार पे सबसे ज़्यादा खनिज हमें पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा निक्षेप और खनिजों के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लौह खनिज। लौह खनिज ये एक धात्विक खनिज है जो एक आधारभूत खनिज है, क्योंकि ये दूसरे उद्योगों के काम आता है। जब इसको शुद्ध लोहा बना दिया जाता है तो इसको हम आधारभूत खनिज कहेंगे। औद्योगिक विकास की ये रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के काफ़ी भंडार मिलते हैं। विपुल भंडार का मतलब बहुत ज़्यादा भंडार मिलते हैं। भारत उच्च कोटि के लौह युक्त अयस्क में धनी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा अयस्क जो ज़मीन से हमें कच्चा लोहा मिलता है उसकी सबसे बेस्ट वैरायटी होती है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, ये उद्योगों में विशेष रूप से काम आता है। तो ये पहली वैरायटी होगी, इसमें चुंबकीय गुण भी होते हैं, हल्का चुंबक जैसा आपने देखा होगा उसके रंग का ये होता है। दूसरा बेस्ट लोहा अयस्क होता है हेमेटाइट, जो उद्योगों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो विद्युत उद्योग में मैग्नेटाइट यूज होगा, नॉर्मल उद्योगों में लोहा इस्पात बनाने में हेमेटाइट सबसे ज़्यादा यूज होगा, जिसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ी सी कम होती है, यानी 65% के आसपास आप कह सकते हैं, 50 से 60% कह दीजिए, ठीक है। भारत में इसके अलावा सीडेराइट और लिमोनाइट ये भी लोहे के प्रकार होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, फिर होता है
सीडेराइट और लिमोनाइट। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। भारत में यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लौह अयस्क का जो समस्त उत्पादन है उसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, इनसे 97% प्रोडक्शन होता है और 3% अन्य राज्यों से प्रोडक्शन लिया जाता है। इसी प्रकार से कर्नाटका में एक खदान है, उसका नाम है कुद्रेमुख। कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब घोड़ा होता है, जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है कर्नाटक राज्य में। हालांकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हालांकि अनाईमुडी है, नीलगिरी हिल की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, लेकिन कर्नाटक की यदि बात करें एक सेपरेट राज्य की, तो उसमें कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है बेलाडीला की पहाड़ियाँ, जो बैल के हम्प की तरह से है, उसके वहाँ पर भी लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। ये आप इसकी माइनिंग देख रहे हैं, धीरे धीरे ड्रिलिंग करते करते नीचे तक उतर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें माइनिंग होती है। नेक्स्ट आता है भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, बेल्ट। तो नंबर 1 है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इसमें हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। उड़ीसा में उच्च किस्म का, मयूरभंज में और केंदुझर में, जहाँ पर बादाम पहाड़ नाम से स्थान है जहाँ से लोहा अयस्क की खुदाई की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर गोवा और नोवामंडी से हेमेटाइट मिलता है। दूसरी पेटी है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में यह बेल्ट है। इसके अंतर्गत बेलाडीला की पहाड़ियाँ में उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है, जो सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुणों वाला एक औद्योगिक लौह अयस्क होता है। इस लोहे को यहाँ से विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से जापान को और दक्षिण कोरिया को भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर पेटी, जो कर्नाटक में है, वहाँ से लौह अयस्क में प्राप्त होता है, जो कर्नाटका के पश्चिमी घाट के पास कुद्रेमुख से जो खनिज हमें मिलता है वो 100% निर्यात कर दिया जाता है। मैंगलोर पोर्ट है किनारे पर, मंगलोर पतन से उसको विदेश भेज दिया जाता है और इसको सलरी के रूप में पाइपलाइन से कुद्रेमुख से मैंगलोर तक भेजा जाता है। ठीक है, ये आ गया ना सलरी, करदम बोलते हैं, गारा के रूप में इसको मैंगलोर पतन तक भेजा जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये भी महाराष्ट्र और गोवा में है। यहाँ से रत्नागिरी जिले से लोहा मिलता है, जो हालांकि बहुत उत्तम क्वालिटी का तो नहीं होता, लेकिन यहाँ से भी लोहा प्राप्त होता है, जिसको मारमागांव पतन गोवा से निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का निर्माण प्रयोग किया जाता है इस्पात बनाने में, यानी आयरन ओर में इसको मिलाया जाता है। 1 टन का मतलब है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल जो लोहा अयस्क बनाओगे तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हर 100 किलो में 100 किलोग्राम में 1 किलोग्राम मैग्नीज मिलाना पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, पेंट बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये मैग्नीज लोहा अयस्क में मिलाते क्यों हैं? तो उसको मिलाते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। अब बात करते हैं कि मैग्नीज भारत में मिलता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज मिलता है मध्य प्रदेश में, दूसरा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इन सब राज्यों में हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप यहाँ से इस मैप को भी अध्ययन कर लेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इंडेक्स के रूप में दिए गए हैं और मैप पर इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो इनको आप पढ़ेंगे। मैप भी आपका आना है। मैप के ऊपर हालांकि एक अलग वीडियो बनाई गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलॉय युक्त खनिज। इनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले करते हैं कॉपर, तांबा। तांबा जो है ये इसका धातुवर तन्य खनिज है, जिसका उपयोग बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे ज़्यादा तांबा हमें मिलता है। झारखंड के सिंहभूम में और राजस्थान की खेतड़ी में भी हमें तांबा मिलता है। इन तीनों माइंस को आप याद रखेंगे, ये तीनों इम्पोर्टेंट रहेंगी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड में सिंहभूम, राजस्थान में खेतड़ी। ठीक है, और तांबा जो है एक बहुत ही ऐसा धातु है जो चोट मारने पर पसर जाता है। तार के रूप में उसको खींचा जा सकता है, चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, बिजली के
उपकरण बनाने में ये काम आता है, बिजली का सबसे सुचालक होता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कच्चा एस्क होता है जो एल्यूमिनिया कले में मिलता है। इसको बॉक्साइट बनाने में यूज करते हैं। ये भी एक ऐसी धातु होती है जिसका प्रयोग हम लोहे की जैसी शक्ति के रूप में यूज कर सकते हैं। ये अत्यधिक हल्का होता है, बिजली का सुचालक भी होता है और अत्यधिक घातवर्धकता इसके अंदर पाई जाती है, यानी चोट मारने पर यह टूटता नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें जो बॉक्साइट है वो उड़ीसा राज्य में मिलता है। उसके बाद झारखंड, गुजरात ये प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, आपसे मल्स खंड तांबे की खदान के बारे में पूछे तो यहाँ से तांबा निकाला जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी यहाँ से मिलता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट का लीडिंग स्टेट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोरापुट ज़िले में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। यहाँ पर एक आपके लिए रोचक कहानी भी दे रखी है कि जब एल्यूमिनियम की खोज शुरू में हुई थी, नेपोलियन थर्ड ने जो है कपड़ों के बटन और हुक एल्यूमिनियम के बनाए थे और अपने मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों की बजाय उन्होंने भोजन जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों में भी परोसा था। लेकिन 30 साल के अंदर ही ये इतना कॉमन हो गया था एल्यूमिनियम की, भिखारियों के कटोरों तक ये या उसके बर्तनों तक पहुंच गया था। नेक्स्ट है अभ्रक, इसको बोलते हैं माइका। ठीक है, आपने गाड़ियों के शीशे देखे होंगे, ये सब अभ्रक के बने होते हैं। यह प्लेटों या पत्रकों के रूप में मिलता है, चादरों के रूप में, जिनको एक बहुत बारीक शीट के रूप में काटा जा सकता है या बनाया जा सकता है। अभ्रक पारदर्शी होता है, काले रंग का, हरा, नीला, लाल, पीला, भूरा हो सकता है। अभ्रक जो है वो पैरावैद्युत शक्ति इसके अंदर होती है। ह्रास, ऊर्जा का ह्रास इसमें कम से कम होता है और उच्च वोल्टेज की इसमें प्रतिरोध की क्षमता होती है। ठीक है, ये विद्युत उद्योग में और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काफ़ी काम आता है। ठीक है, अभ्रक के भंडार भारत में सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर पठार में, झारखंड, बिहार की कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में मिलते हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में, जहाँ पर अजमेर से लेके साउथ वेस्ट की ओर एक बेल्ट है उसमें मिलते हैं। और तीसरे सबसे ज़्यादा भंडार हमें मिलते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। तो 3 राज्य हो गए जहाँ सबसे ज़्यादा अभ्रक मिलता है, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है चूना पत्थर, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। चूना पत्थर जो है ये कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है सीमेंट उद्योग में, उसके लिए ये कच्चा माल है। उद्योगों, जो लोहा इस्पात उद्योग है उसमें परगलन यानी लोहे को गलाने के लिए जो भट्टी बनाई जाती है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। खनन जो है माइनिंग एक घातक उद्योग कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती रहती है जो सांसों के माध्यम से फेफड़ों में जम जाती है और इसमें चोट लगने का डर रहता है, दबने का डर रहता है, खदानों में आग लगने का डर रहता है। तो इस प्रकार से इस उद्योग को किलर इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। ये सारे खतरे यहाँ पर आपके लिए दर्शाए गए हैं, जैसे हानिकारक धुएं में सांस लेना, फेफड़ों की बीमारी होना, छतों का गिरना, बाढ़ आ जाना यानी माइनिंग का पानी से भर जाना, कोयले की खुदाई करते समय आग लग जाना, तो इसी प्रकार से तरल मलबे के नीचे या मिट्टी में दब जाना, नदियों का दूषित होना, ये सब इसी प्रकार के जो इस माइनिंग उद्योग के खतरे हैं। आपने रानीगंज नाम की एक फ़िल्म देखी होगी, उसमें भी इसी टाइप्स का जो है जो खदानों से संबंधित जो उसमें फ्लड है वो आ जाती है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो ऐसी आप बहुत ज़्यादा कोल फील्ड में आग लग जाना, ऐसी घटनाएं नॉर्मली माइनिंग क्षेत्रों में देखते हैं। नेक्स्ट है खनिजों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो खनिज हमारे पास सीमित हैं, इनके भंडार ये एक कोई भी खनिज बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए हमें खनिजों का भंडारण या उनका संरक्षण करना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार खनिजों को हम प्रयोग कर लेते हैं तो सदा के लिए
समाप्त हो जाते हैं। इसलिए खनिजों का सतत पोषण या विकास जरूरी है, यानी हम उनको बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करें, उनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल करें। ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं कुछ खनिजों को, जैसे लोहा है, इनको गलाया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिनका प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत, ये सब। ठीक है, परंपरागत साधनों में इनमें जैसे लकड़ी है, उपले यानी जो पशुओं से अवशिष्ट गोबर होता है उससे बने हुए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, जिसमें जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों आते हैं विद्युत में, तो ये सब शामिल हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब शामिल हैं। ठीक है, इन सब का प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा के साधन, जिसमें कोयला। कोयला भारत में बहुतायत में मिलता है, जो एक जीवाश्म ईंधन है। जीव जंतुओं के गले सड़े अंश से ये बनता है। ये अवसादी चट्टानों में मिलता है, जो लाखों सालों में बनता है। ठीक है, तो कोयले को हम 4 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे हल्का कोयला जो होता है वो पीठ कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती, नमी ज़्यादा होती है और ताप ये कम देता है। दूसरा प्रमुख खनिज होता है लिग्नाइट। ये भी निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, लेकिन याद रखेंगे ये ब्राउन कोयल है, ब्राउन कलर का ये कोयला होता है, जो मुलायम होता है, जो भारत में नेवेली में मिलता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे ये वाला स्थान है, ये मैप पे बहुत बार पूछा जाएगा, यहाँ पर भूरा कोयला मिलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिग्नाइट, तमिलनाडु में ये। बाकी के ये भंडार आप यहाँ से देख सकते हैं कोयले के। और ये पाइपलाइन हजीरा, ये आगे आएगी आपके हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, जिसको अब सोनीपत तक पहुँचाया गया है। ये पाइपलाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये तमिलनाडु में होता है लिग्नाइट, नेवेली में। इसके अलावा दूसरा नीचे से अभी हम पढ़ रहे थे, पीठ कोयला, लिग्नाइट, फिर आएगा बिटुमिन्स, जो उद्योगों में सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक प्रयोग इसका किया जाता है। और सबसे टॉप क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट कोयला, जो सबसे कठोर काले रंग का होता है। यदि हम एज की बात करें तो भारत में कोयले 2 प्रकार के युगों में मिलते हैं। एक होता है गोंडवाना युग के कोयला, जो 200 लाख साल पुराना है, और दूसरा है टर्शियरी युग का कोयला, जो 55 लाख साल पुराना है। ठीक है, भारत में ज़्यादातर कोयला जो हमें दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोनवर्धा घाटी, इन सब में मिलता है। टर्शियरी के निक्षेप हमें जो 55 लाख साल पुराने कोयला है वो हमें हिमालय में मिलता है, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब में ये देखने को मिलता। थोड़ा बहुत कोयला हमें यहाँ इसमें जम्मू कश्मीर में भी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है पेट्रा प्लस ओलियम। 2 शब्दों से मिलकर ये बनता है। इसको हम बोलते हैं खनिज तेल यानी कच्चा तेल, जो ताप और प्रकाश दोनों के लिए यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। मशीनों में ये सनेहक यानी मोबिल ऑयल के रूप में यूज किया जाता है, और उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। कच्चे तेल को जिन स्थानों पर साफ किया जाता है उसको बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशाला। इसमें संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और अन्य उद्योग भी इन तेल शोधनशालाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये तेल शोधनशालाएं एक नोड या बिंदु के रूप में काम करती हैं। भारत में जो ज़्यादातर पेट्रोलियम है उसके भंडार टर्शियरी कोयला युग की चट्टानों में मिलते हैं, यानी लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों में ये मिलते हैं, और वो भी अपनति पर। अपनति का मतलब होता है जैसे मान लो ऐसे, तो ये जो ऊंचे भाग हैं इसको बोलते हैं अपनति, और ये जो नीचे भाग होते हैं इनको बोलते हैं अभिनति। यानी पहाड़ों के बीच में यानी अवसादी शैलों में ऐसे जो
ऊंचे भाग होते हैं, इस वाली बेल्ट के अंदर पेट्रोलियम मिलेगा ऊंचे वाले हिस्सों में, क्योंकि नीचे पानी भर जाता है तो तेल इसके ऊपर आ जाता है। या भ्रंशों में पाए जाते हैं ये। बलन और अपनति यानी गुंबद वाले प्रदेशों में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर शीर्ष में तेल ट्रैप होता है, यानी वो तेल ऊपर की ओर आ जाएगा, पानी यहाँ से रिस रिस कर नीचे आ जाएगा तो तेल इस वाले हिस्से में भरता चला जाएगा, ऊंचे वाले हिस्से में। तो तेल जो धारक परत है वे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये मुख्य रूप से होती हैं, यानी ये परतदार चट्टानों में मिलता है तेल रिस रिस कर। ये इससे नीचे जो मध्यवर्ती परत होती है वो तेल को नीचे जाने से रोक देती है, इसलिए तेल जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इन सब से ऊपर मिलती है प्राकृतिक गैस, जो एक हल्की गैस होती है जो खनिज तेल के ऊपर मिलती है। यानी जब हम ड्रिल करेंगे ऊपर से तो सबसे पहले हमें मिलेगा एलपीजी, फिर पेट्रोलियम, और यदि उसमें से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि वहाँ पर तेल समाप्त हो गया। भारत में जो पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार वे 3 हैं। नंबर 1 मुंबई हाई, दूसरा है गुजरात और तीसरा है आसाम तेल क्षेत्र। मानचित्र पर अभी मैं इनको दिखा देता हूँ आपको। गुजरात में सबसे प्रसिद्ध है तेल का भंडार अंकलेश्वर। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है आसाम, उसमें डिगबोई डिग के नाम से ये डिगबोई पड़ा था। नहरकाटिया ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से मैं मैप पे भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला एरिया है मुंबई हाई, अरब सागर में है, यहीं पर बसीन तेल क्षेत्र है, यानी ये दोनों मिलाकर अरब सागर के तेलीय क्षेत्र हो गए। दूसरा ये वाली बेल्ट है गुजरात की, जिसको बोलते हैं गुजरात तेल क्षेत्र। इसमें ये अंकलेश्वर, बड़ोदरा और कलोल ये प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं आसाम तेल क्षेत्र, जिसमें डिगबोई, नहरकाटिया, मोरान ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये भी पेट्रोलियम के भंडारों के साथ ही पाई जाती है कच्चे तेल के ऊपर। इसको यूज करते हैं हम घरेलू यूज में और उद्योगों में ईंधन के रूप में। इससे कभी कभी बिजली भी बनाई जा सकती है। इसको उद्योगों में हीटिंग करने के लिए, केमिकल उद्योगों में, उर्वरकों में इसको कच्चे माल के रूप में भी यूज किया जाता है। परिवहन के क्षेत्र में इसको ईंधन के रूप में, यानी जो इसका एक रूप है आजकल जिसको हम बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा एक है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। आपने अपने शहरों में देखा होगा, जैसे सोनीपत में पीले रंग की पाइपलाइन बिछाई गई है, तो वो है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। भारत में प्राकृतिक जो गैस है उसके सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं मुंबई हाई में, जहाँ पर अरब सागर में तेल के भंडार भी हैं, और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। यानी मैप पे यदि मैं आपको पुनः दिखाऊं तो ये वाला जो बेल्ट है भारत का पश्चिमी हिस्सा, इसमें प्राकृतिक गैस के अधिक भंडार मिलते हैं। इसके साथ साथ आजकल एक नई बेल्ट भी यहाँ पर मिली है तेल के और प्राकृतिक गैस के, जिसको बोलते हैं केजी बेसिन। केजी का मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी नदियों का ये बेसिन है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यहाँ थाल डेजर्ट जैसलमेर में भी तेल और गैस के भंडार मिले हैं। यहाँ से प्राकृतिक गैस हमें अभी मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये शब्द भी आप सीख लेंगे, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाती है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ। ये है हजीरा, इसको बोलते हैं एच। ये है विजयपुर वी, और इसको बोलते हैं जगदीशपुर। HVJ पाइपलाइन 1750 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, जो हजीरा गुजरात से मध्य प्रदेश के विजयपुर और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। इसको अब बढ़ाकर शाहजहाँपुर, बरवाला, दिल्ली, गुरुग्राम, साहिबाबाद और सोनीपत तक पहुंचाया गया। यानी अब इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया केजी बेसिन, जिसकी अभी खोज हुई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये प्राकृतिक गैस के नए भंडार हैं। अब बात कर लेते हैं, ये मैप भी आप पढ़ लेंगे तो ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर डिटेल दे दी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है मैप के माध्यम से, तो इसको आप पढ़िए। तो
नेक्स्ट हम कर लेते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप से हम प्राप्त करते हैं। एक होता है प्रवाही जल, यानी डैम, नदी के ऊपर डैम बनाते हैं और उससे पानी को एक टनल से निकालते हैं जिस पे टरबाइन लगा देते हैं, उससे हमें जल विद्युत प्राप्त होती है। दूसरा, हम बिजली बनाते हैं कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को जलाकर, उससे पानी को गर्म करते हैं और स्टीम बनाते हैं। स्टीम का इंजन चलाते हैं और फिर उससे टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है ये पोल्यूशन करेगी, क्योंकि इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम को जला रहे हो, तो जलाओगे तो धुआं निकलेगा, इसलिए ये पोल्यूशन करेगी। कई बार आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि कौन सा जो है पोल्यूशन नहीं करेगा, तो जल विद्युत नहीं करेगी। तो बहते हुए जल को रोक कर डैम बना लिए जाते हैं, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे भाखड़ा नांगल, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, नांगल उससे 10 किलोमीटर नीचे पंजाब में एक दूसरा डैम है, यानी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं भाखड़ा नांगल डैम, जो सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC इसको बोला जाता है। ये दामोदर नदी पर पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट है कोपली हाइड्रो परियोजना। इसी प्रकार से ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनसे प्राप्त की जाती है। और ताप विद्युत में को हम अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहेंगे, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे धुआं निकलता, जो एक बार जलाने के बाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये एक जो है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिनको हम सदियों से यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से हमने यूज करना शुरू किया है। परंपरागत में आते हैं आपके कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जिनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अब हम पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान रखते हुए सभी देश नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा यानी बायोगैस और अवशिष्ट पदार्थ, ये सब शामिल हैं। इनको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। भारत इन मामले में काफ़ी समर्थ देश है, क्योंकि भारत में लगभग साल भर धूप रहती है, काफ़ी जल है और जीव भार भी हमारे पास पर्याप्त हैं, तो हम बायोगैस भी आसानी से उत्पन्न कर लेते हैं। अब इनमें सबसे पहला आता है परमाणु ऊर्जा, जिसको हम आणविक ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर कहते हैं। परमाणु ऊर्जा में परमाणु के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, या तो नाभिकीय संलयन किया जाता है, या उसको नाभिक को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विखंडन जिसको बोलते हैं। उससे ऊर्जा मुक्त होती है, उसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसके दो प्रमुख अवयव होते हैं, एक होता है यूरेनियम, दूसरा होता है थोरियम, जिसके भंडार झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में एक राज्य है केरल, जो भारत के पश्चिमी तट पर, यहाँ केरल कोस्ट पर जो है मोनोजाइट रेत मिलता है। मोनोजाइट रेत के अंदर थोरियम के विशेष भंडार हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार पूछा जाएगा। और भारत में जो आणविक ऊर्जा से संबंधित प्रमुख केंद्र हैं, उनमें आप बताओगे, मैप पे दिखा देता हूँ। एक है नरोरा उत्तर प्रदेश, एक है रावतभाटा राजस्थान में, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केंगा कर्नाटक और कलपक्कम तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा के खनिज के केंद्र हैं। कलपक्कम तमिलनाडु, केंगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान और नरोरा उत्तर प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट आणविक ऊर्जा के केंद्र हैं। नेक्स्ट आता है आपका सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर असीम संभावना, यानी साल भर यहाँ सूर्य की ऊर्जा मिलती रहती। फोटोवोल्टिक सेल, आपको याद होगा, एक ऐसे सोलर पैनल लगा देते हैं, उससे सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, तो उसके द्वारा हम सीधा एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पूरे भारत में कहीं पर भी लगाया जा सकते हैं सोलर पावर। ये कोई एक वन टाइम का खर्च होता है, उसके बाद ये लगातार हमें एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है। तो
भारत में सोलर पावर की जो ज़्यादा संभावनाएं हैं वो पश्चिमी भारत में ज़्यादा हैं। जैसे गुजरात के भुज में एक सोलर पावर स्टेशन काफ़ी बड़ा लगाया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। जो गतिशील हवा होती है उसको वायु कहते हैं, और वायु के द्वारा हम विंड मिल्स, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो जहाँ पर लगातार हवाएं चलती रहती हैं उन रास्तों में हम पवन चक्की लगा देते हैं। जैसे समुद्र के किनारों पर, राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। तो इन सब एरिया में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा ऊर्जा बनाई जा सकती है। भारत में सबसे बड़ी जो पवन ऊर्जा संयंत्र की पेटी है वो तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई के बीच में है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ साथ दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो तटीय राज्य हैं उन सब में पवन ऊर्जा के भंडार या फार्म अवस्थित हैं। नागरकोइल, तमिलनाडु और जैसलमेर में पवन ऊर्जा के प्रभावी जो संयंत्र हैं वो हमने लगाए हैं या उसके फार्म लगाए हैं। इसको जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सीक्वेंस में। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है बायोगैस, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन गैस होती है, CH4 कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में या कहीं पर भी जहाँ पर हमारे पास जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनसे प्राप्त कृषि का अवशिष्ट मल मूत्र आदि, इनको गला सड़ाकर हम बायोगैस बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली गोबर गैस प्लांट, क्योंकि पशुओं से प्राप्त होने वाला गोबर इसमें यूज किया जाता है, और यह बाद में खाद के रूप में भी खेतों में यूज किया जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बड़े बड़े प्लांट ऐसे बना दिए जाते हैं जिसके अंदर गोबर डाल दिया जाता है और वो गल सड़कर उसमें से CH4 जो है वो प्राप्त होती है, जिसको हम ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं, और बचे हुए पदार्थ को हम खेतों में खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, मैन्योर के रूप में। नेक्स्ट आता है ज्वारीय ऊर्जा। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा लगातार परिक्रमा करते रहते हैं, और इनकी जो स्थितियाँ हैं उनके कारण मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होती है, जिसके कारण समुद्र का पानी किनारों की ओर ऊपर चढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वार, टाइड। और इस पानी को हम एक संकरी घाटी रास्ते से किनारे पर हल्का सा डैम बनाकर रोक लेते हैं, और बाद में एक टनल के माध्यम से इस पानी को वापस समुद्र की ओर छोड़ा जाता है, और उसके रास्ते में हम टरबाइन लगा देते हैं, जिससे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आजकल दूसरे तरीके की भी छोटी टरबाइन आ गई हैं, जो पानी के रास्ते में ही एक पाइप नुमा टरबाइन बना दी जाती है, जिसमें से पानी जब ज्वार में आता है तो उसके रोटर्स घूमते हैं, इनके बीच में पंखा लगा देते हैं। जब पानी वापस समुद्र की ओर जाता है तब भी रोटर्स घूमते हैं, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। भारत का काफ़ी लंबा तट है। भारत का जो मुख्य तट है 6100 किलोमीटर, और किनारों पर 1416.6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यानी 7517 किलोमीटर लंबे तट रेखा पर हम आसानी से सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आजकल इसकी लंबाई 11,086 या 81 किलोमीटर हो गई है न्यू मेजरमेंट के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है, भारत के लंबे तट पर ज्वारीय ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं हैं, जैसे खंबात की खाड़ी, कच्छ खाड़ी, पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल, इन सब में। नेक्स्ट आती है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल का मतलब ज़मीन के अंदर अभी भी गर्मी है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग होकर हुई है। पृथ्वी आज भी सूर्य की भांति अंदर कोर भाग में काफ़ी गर्म है, और वहाँ से ऊर्जा जो है वो कुछ कुछ स्थानों पर उन्मुक्त या रिलीज होती रहती है। उस ऊर्जा को भी हम यूज कर सकते हैं। इस ऊर्जा का क्या करते हैं कि हम जो गहराइयों में तापमान है उन स्थानों पर हम पाइपलाइन बिछा देते हैं अंदर, जो धीरे धीरे गर्म होती हैं, और उसके द्वारा स्टीम बनती है, और स्टीम के द्वारा हम एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ गर्म जल के चश्मे या झरने होते हैं, उनका दोहन भी हम प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। जैसे भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, वहाँ पर गुरुद्वारा भी है मणिकरण साहिब, ठीक है। वहाँ पर पार्वती घाटी, और लद्दाख में पुगा घाटी, ये प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन लगाए गए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये थे सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जिनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो नवीकरणीय है, जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। इन सब के अंदर एक टाइम का खर्च होता है, बाद में ये काफ़ी लंबे समय तक ऊर्जा हमें देते रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका सोलर। ये जो ऊर्जा संसाधन है इनका संरक्षण करने की क्यों ज़रूरत है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वे समाप्य संसाधन हैं, और दिन प्रतिदिन हमारा कृषि सेक्टर में, परिवहन, वाणिज्य,
घरेलू उपयोग में ऊर्जा की नितांत आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें ऊर्जा के संसाधनों का सतत पोषण या विकास करना चाहिए, यानी मैक्सिमम यूज करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों को रोक सकें और पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सके। ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या हैं उनको भी दूर कर सकते हैं, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो इस पे हमने काम करना चाहिए, जिसमें हर जागरूक नागरिक यानी हर नागरिक को जागरूकता के साथ अपना योगदान देना चाहिए। हमने सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं कि वो अनावश्यक यूज हो रही है तो उसको बंद कर लेना चाहिए। उपकरणों के समय समय पर मेंटेनेंस आदि कर लेनी चाहिए और हमें एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। तो ये था आपका खनिज और ऊर्जा संसाधनों से संबंधित चैप्टर। आगे हम अध्ययन करेंगे विनिर्माण उद्योग का।